कार्डियक फिजियोलॉजी को कंटिन्यू करते हुए आज हम कार्डियक आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। कार्डियक आउटपुट जितना ब्लड एक हार्ट बीट में पंप किया जाता है उसे टोटल 1 मिनट में कैलकुलेट करना है। जैसे एक हार्ट बीट कब पूरी होगी, जब राइट एट्रियम से ब्लड आएगा ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, लंग्स से फिर वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और यहाँ से पंप होके पूरी बॉडी में जाएगा। वो एक बीट होगी और ऐसा 1 मिनट में ठीक है कितना ब्लड जाता है, कितना वॉल्यूम है उसका, वह क्या कहलाएगा? कार्डियक आउटपुट। Cardiac output is the volume of blood ejected from the left ventricle into aorta or right ventricle into pulmonary trunk in each minute। क्योंकि एक जो कार्डियक साइकिल है वो कार्डियक साइकिल तो 0.8 सेकेंड का है। ऐसा टोटल 1 मिनट में कितना साइकिल पूरा होगा और कितनी अमाउंट में ब्लड आएगा, वॉल्यूम जो है ब्लड का, वो क्या कहलाएगा? कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट। तो हार्ट रेट अब कैसे निकालेंगे? बीट्स पर मिनट। 1 मिनट के अंदर कितनी बार हार्ट बीट पैदा होती है? तो ये कॉमन सा हम सभी जानते हैं कि 72 बीट पर मिनट होती हैं। ये एक आइडियल बीट है, ऐसा होना चाहिए, पर इसकी एक रेंज भी रहती है कि 72 से अगर थोड़ी कम भी हो, मान लीजिए 60 तक भी है, तो भी उसे हम नॉर्मल काउंट करेंगे। कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती हैं बॉडी की, जिसमें वो 60 भी हो सकती है, बॉडी मैनेज कर लेगी। इसी तरीके से अगर हायर टू हायर 80, 82 भी है तो भी बॉडी मैनेज कर लेती है। बहुत बार हमने देखा है पल्स रेट 110 है, 120 है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? अगर पल्स रेट बहुत ज़्यादा है या हार्ट बीट बहुत ज़्यादा है तब हम उसे क्या कहते हैं? टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया। इसी तरीके से अगर पल्स रेट बहुत कम है तब हम उसे क्या कहते हैं? ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया। तो ये हमने कार्डियक आउटपुट के बारे में समझा है कि जितना अमाउंट या जितना वॉल्यूम जो ब्लड का 1 मिनट के अंदर हार्ट से इजेक्ट होता है वो कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। तो बीट्स जो हैं वो 75 बीट पर मिनट होती हैं और एक बीट के अंदर 70 ml ब्लड जो है वो पंप होता है। इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है उसको अगर हम बीट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड आ जाएगा जो हार्ट के अंदर से पंप होता है। ठीक है, तो नॉर्मली हम 72 को अगर 70 जो कि हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई करें तो 5 लीटर, ठीक है, 5.04 आता है इसमें। तो 5 लीटर जो है वो ब्लड 1 मिनट के अंदर हार्ट से
पंप होता है, वही क्या कहा जाता है, हमारा कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। माइल्ड एक्सरसाइज में स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ सकता है, 100 ml पर बीट हो सकता है। कार्डियक रिजर्व क्या होगा, पर्सन्स कार्डियक आउटपुट मैक्सिमम एंड कार्डियक आउटपुट एट रेस्ट के बीच का डिफरेंस कार्डियक रिजर्व कहा जाएगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम पेशेंट का कार्डियक आउटपुट क्या हो सकता है और रेस्ट में पेशेंट का कार्डियक आउटपुट क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहा जाएगा, कार्डियक रिजर्व कहा जाएगा। कार्डियक आउटपुट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, लीवर को कितना ब्लड चाहिए 1 मिनट में, तो 1500 ml ब्लड जो है वो लीवर को चाहिए हर 1 मिनट में। मसल्स को 800 ml ब्लड जो है वो 1 मिनट में चाहिए। ब्रेन को 750 ml ब्लड चाहिए। स्किन के लिए 300 ml, हार्ट के लिए 250 ml, किडनीज़ के लिए 100 ml और दूसरे कामों के लिए 600 ml। तो इस प्रकार से टोटल जो हमारा 5 लीटर ब्लड है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हर 1 मिनट में किस किस ऑर्गन को कितना ब्लड चाहिए होता है। कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से होंगे, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, किस फोर्स के साथ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उससे कार्डियक आउटपुट पर भी फर्क पड़ेगा। दूसरा वीनस रिटर्न, जितना ब्लड वापस आता है सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू, उससे भी कार्डियक आउटपुट अफेक्ट होती है। तीसरा है हार्ट रेट। तो हार्ट रेट तो है कि जितनी बीट्स अगर कम होंगी या ज़्यादा होंगी तो उस अकॉर्डिंग हमारा कार्डियक आउटपुट भी चेंज होगा। पेरिफेरल रेजिस्टेंस, रुकावट है किसी तरीके की, जैसे आप समझते हैं कि कोई गांठ हो जाए, थ्रोम्बस जैसे कहते हैं, ठीक है, कोई एम्बोलाई हो जाए, एम्बोलाई, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, रेजिस्टेंस, रुकावट पैदा करती हैं टोटल सर्कुलेशन में, ठीक है। इसलिए ये भी कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट करेगी, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ हार्ट, रेगुलेशन किस तरीके से होगा, इंट्रिंसिक रेगुलेशन रिजल्ट फ्रॉम द नॉर्मल फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट ऑन न्यूरल और हार्मोनल रेगुलेशन। तो हार्ट का रेगुलेशन किस तरीके से होता है, जैसे हम नर्वस रेगुलेशन देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे नर्व हैं जो कार्डियक प्लेक्सस बनाते हैं, वो एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन होगा। इंट्रिंसिक क्या है, आंतरिक, जो हृदय के स्वयं का कंट्रोल है, रेगुलेशन है, उसमें किसी हार्मोन का कोई प्रभाव नहीं, किसी नर्व का कोई प्रभाव नहीं, स्वयं के इसके जो फंक्शनल नॉर्मल फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक हैं वो इंट्रिंसिक रेगुलेशन कहे जाएंगे। इसे ही स्टर्लिंग लॉ ऑफ हार्ट भी कहते हैं। एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन में क्या होगा, न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल रहेंगे, ठीक है। इसमें पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन आएगा जो कि सप्लाइड बाय वेगस नर्व, हार्ट रेट को कम करता है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो है, और एसिटाइल कोलिन जो है वो इसमें सिक्रीट होता है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो कार्डियक नर्व के द्वारा सप्लाई होता है जो कि हार्ट रेट को बढ़ाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा। एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होंगे। ध्यान रखना है आपको, कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। कब होंगे, जब हृदय को स्टिमुलेट करना है। आप लोगों ने देखा होगा इतनी सारी मूवीज़ होती हैं, उनमें इंट्राकार्डियक इंजेक्शंस होते हैं कि जो इंजेक्शन है वो डायरेक्टली चेस्ट के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। तो वो 4th और 5th रिब के बीच में हम इंट्राकार्डियक इंजेक्शंस जनरली प्रेफर करते हैं। क्या होता है उस इंजेक्शन के अंदर, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो वो एपिनेफ्रिन क्या करेगा,
वो कार्डियक स्टिमुलेंट है। क्या करता है वो? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को शुरू करता है। जैसे हृदय की गति बढ़ती है अगर कम हुई है तो, या अगर बिल्कुल ख़त्म हुई है तो वो स्टिमुलेट होती है। ठीक है। ब्लड प्रेशर का भी इसमें इफ़ेक्ट रहता है। जो बैरोरिसेप्टर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं हार्ट के रेगुलेशन को। इफ़ेक्ट ऑफ पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, ये भी अफेक्ट करते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर आयन कंसंट्रेशन, तो एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम जो है वो हार्ट रेट को कम करता है। और बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट इंक्रीजेज व्हेन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेज। जब किसी को फीवर होता है तो आपने देखा होगा कि उसकी धड़कन भी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, टैकीकार्डिया में चला जाता है पेशेंट। तो वो भी क्या है? बॉडी टेम्परेचर बढ़ने से हार्ट रेट बढ़ जाती है, इसलिए ऐसा होता है। तो हार्ट रेट क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ हार्ट बीट मेजर्ड बाय नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट पर मिनट। हृदय का आकुंचन और प्रसारण है ना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन 1 मिनट के अंदर जो होता है वो हार्ट रेट डिनोट करेगा। ठीक है। इट इज़ यूजुअली क्लोज टू पल्स मेजर्ड एट पेरिफेरल पॉइंट। तो हम जो नाड़ी की गति देखते हैं, रेडियल नर्व को पल्सेट करते हैं, क्लोजली उसके बराबर ही होता है कि नॉर्मल हार्ट रेट जो है वो 72 बीट पर मिनट, 60 to 80 नॉर्मल हम काउंट करते हैं। हम पहले ही बात कर रहे थे, इससे ज़्यादा अगर होता है तो आप पेशेंट को टैकीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया, कम अगर होता है तो ब्रेडीकार्डिया ऐसा बोलते हैं। ठीक है। लेकिन ये एक रेंज है 60 to 80 बीट पर मिनट। टैकीकार्डिया किसे कहेंगे? अगर हार्ट बीट हमारी 100 से ज़्यादा होती है तो। ब्रेडीकार्डिया किसे कहेंगे? अगर हार्ट बीट 60 से कम होती है तो। व्हेन द हार्ट इज़ नॉट बीटिंग इन ए रेगुलर पैटर्न, दिस इज़ रेफर्ड एज एरिथमिया। ठीक है। कभी हार्ट बीट कम हो रही है, कभी हार्ट बीट ज़्यादा हो रही है, तब क्या होगा? उसे एरिथमिया कहा जाएगा, कार्डियक एरिथमिया, ए रिदम के जो रिदम में नहीं है। रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, हार्ट रेट का रेगुलेशन क्या होगा? व्हेन वाइल हार्ट रिदम इज रेगुलेटेड एंटायरली बाय एसए नोड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ओके। तो एसए नोड जो होती है हार्ट के अंदर, वही कंडक्शन सिस्टम बनाती है, वही हार्ट रेट को रेगुलेट करती है। ठीक है। हार्ट रेट इज़ रेगुलेटेड बाय सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इनपुट। ऐसे नोड को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इनपुट मिलते हैं, जो हमने अभी पढ़े कि पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन कौन करेगा? वेगस नर्व करेगी। और सिंपैथेटिक सिस्टम कौन रेगुलेट करेगा? कार्डियक नर्व रेगुलेट करेंगे। तो कार्डियक नर्व क्या रिलीज़ करती हैं? एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, जो कि इंक्रीज़ करता है हार्ट रेट को। ठीक है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो वेगस नर्व प्रोवाइड करती है, उसमें एसिटाइल कोलिन सिक्रेट होता है, जो कि हार्ट रेट को कम करता है, हार्ट को रिलैक्स करता है। ये हमने अभी पढ़ा ऊपर भी। ठीक है। तो यही चीज़ें रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट में आती हैं। आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। पैरासिम्पैथेटिक में क्या आएगा? वेगस नर्व आएगी, क्या सिक्रेट करेगी? एसिटाइल कोलिन सिक्रेट करेगी। ठीक है। ये दोनों ही इसके सेंटर्स होंगे। इतना हमें हार्ट रेट के बारे में जानना है। कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो हार्ट रेट को बढ़ा सकते हैं और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा सकते हैं? तो हार्ट रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, एपिनेफ्रिन जो रिलीज़ होता है, रिलीज़ ऑफ एपिनेफ्रिन, ये क्या करेंगे? क्योंकि हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है। इंक्रीज रेट फायरिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज,
प्रोप्रियोरिसेप्टर्स, अगर हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग है, तो उसमें हार्ट रेट बढ़ जाता है। ऑक्सीजन का लेवल अगर कम होगा, मतलब कीमो रिसेप्टर्स अफेक्ट होते हैं, तो उससे भी हार्ट रेट अफेक्ट होता है। एंटिसिपेशन, फिजिकल एक्सरसाइज, स्ट्रॉन्ग इमोशंस अगर कोई है, तब भी हार्ट रेट अफेक्ट होता है। बार बार वही लिखा हुआ है, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, इंक्रीज T3 T4 जो हमारे हार्मोन हैं, थायराइड हार्मोन, उनके बढ़ने से भी हार्ट रेट अफेक्ट होता है। कैल्शियम आयंस के बढ़ने से, पोटाशियम आयंस के कम होने से, सोडियम आयन के कम होने से भी हार्ट रेट अफेक्ट होगा। निकोटीन, कैफीन, ये जो चीज़ें हैं, ये भी स्टिमुलेंट हैं जो कि हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं। हार्ट रेट को कम करने वाले फैक्टर्स क्या होंगे कि अगर एसिटाइल कोलिन ज़्यादा बढ़ जाए, जो कि वेगस नर्व से रिलीज़ होता है, क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में आता है, इसलिए ये डेफिनेटली हार्ट रेट को कम ही करेगा। ओके, दूसरा, अगर एक्सरसाइज का रेट कम होता है, बिल्कुल नहीं करते हैं, तो भी हार्ट रेट कम रहता है। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाने पर हार्ट रेट कम हो जाता है। और ऊपर जो भी चीज़ें हमने पढ़ी, कैल्शियम है, पोटाशियम है, सोडियम है, ओके, इसमें कैल्शियम के कम होने से हार्ट रेट कम होता है, पोटाशियम के बढ़ने से हार्ट रेट कम होता है, और सोडियम के भी बढ़ने से, यहाँ पे डिक्रीज़ लिखा हुआ है, इसको इंक्रीज़ कर लेंगे, सोडियम के बढ़ने से भी हार्ट रेट कम होता है। अब आर्टीरियल पल्स क्या है? आर्टीरियल पल्स है द अल्टरनेट एक्सपेंशन ऑफ एंड रिकॉइल ऑफ इलास्टिक आर्टरीज। आर्टरीज जो हैं वो कैसी होती हैं? इलास्टिक होती हैं। उनके अल्टरनेटिवली एक्सपेंड होने से और रिकॉइल होने से, एक बार वो बढ़ेंगी, प्रेशर के साथ ब्लड आएगा, उसके बाद वो नॉर्मल रिलैक्स होंगी। तो हर एक सिस्टोल के बाद, हर एक प्रेशर के बाद या कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो ब्लड का प्रेशर होता है बेसिकली पेरिफेरल आर्टरीज में, वो पल्स कहा जाता है। तो कौन कौन सी ऐसी आर्टरीज हैं जिनमें हम ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि पल्स जहां देखी जा सकती है, तो वो हैं कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी, टेम्पोरल आर्टरी। ये सब चीज़ें हम एनाटमी में पढ़ते हैं कि ये कहाँ होती हैं। ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, पॉप्लिटियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल और डोर्सलिस पेडिस आर्टरी। देखिए यहाँ ये लिखी हुई भी हैं। जो 1 नंबर है, यहाँ आप देखेंगे क्या है, टेम्पोरल आर्टरी है, 2 नंबर पे मैक्सिलरी है, 3 पे कैरोटिड जो गले में है, 4 नंबर पे ब्रेकियल जो क्यूबिटल फोसा में है, 5 नंबर पे है रेडियल जो अंगूठे के नीचे होती है, फिर यहाँ पे फीमोरल आर्टरी है जो कि थाई के अंदर पाई जाती है, 7 नंबर पे ये पॉप्लिटियल है जो घुटने के पीछे पॉप्लिटियल फोसा में पाई जाती है, 8 नंबर पे ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है जो कि आपको पैर में टखने के पास जो हमारा मीडियल मेलियोलस है वहाँ मिलेगी, और डोर्सलिस पेडिस जो कि सामने की ओर मिलेगी। इन जनरल हम सबसे ज़्यादा जो पल्स का यूज़ करते हैं वो रेडियल पल्स का यूज़ करते हैं। तो रेडियल पल्स क्या है? रेडियल पल्स इज़ कॉमनली मेजर्ड यूजिंग 2 और 3 फिंगर्स। नाड़ी परीक्षा जो हम आयुर्वेद में भी बताते हैं, वो भी रेडियल नर्व से ही मेजर की जाती है। This has a reason. The finger closest to heart is used to occlude the
pulse pressure. The middle finger is used to get a crude estimate of blood pressure, and the finger most distal to heart is usually nullify the effect of ulnar pulse of two arteries are connected via palmar arch. ये क्या कह रहे हैं कि रेडियल पल्स जो है वो हम 2 और 3 फिंगर से मेजर करते हैं। तो इसमें जो एक फिंगर होती है कि जो हार्ट की तरफ है, यहाँ आप डायग्राम में भी देखेंगे, जो कि हमारी इंडेक्स फिंगर होती है जनरली, वो पल्स को मेजर करती है। मिडिल फिंगर जो होती है वो हमें एक रफ आइडिया देती है ब्लड के प्रेशर के बारे में, क्रूड एस्टिमेट, एक रफ आइडिया होता है। और जो थर्ड फिंगर है जो कि मोस्ट डिस्टल है, वो फिंगर, क्योंकि यहाँ पाम के अंदर क्या है, पामर आर्च है, तो ये पामर आर्च में अगर अल्नर प्रेशर भी इधर से आएगा तो उसको रोकने के लिए हम रिंग फिंगर का यूज़ करते हैं। पल्स इज डिस्क्राइब्ड बाय रेट, रिदम, वॉल्यूम। ओके, तो पल्स किस रेट से है, कहते हैं पल्स रेट है ये, कि 72 पर मिनट, 80 पर मिनट, ये पल्स रेट होता है। कि उसकी क्या रिदम है, एक फिक्स रिदम होनी चाहिए उसकी, कि अभी वो कॉन्ट्रैक्शन में है तो इस प्रकार से, फिर रिलैक्सेशन है, फिर कॉन्ट्रैक्शन है, फिर रिलैक्सेशन है। अगर वो एकदम से पीक करती है कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद फिर रिलैक्सेशन या स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे चलता रहे, फिर अचानक से कॉन्ट्रैक्ट हो, मेजर कॉन्ट्रैक्शन हो, तो ये क्या कहा जाएगा, एरिथमिया, कार्डियक एरिथमिया। ये भी हम पल्स से देख सकते हैं। वॉल्यूम भी हमें पता चलता है क्योंकि हम कार्डियक आउटपुट पता कर लेते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम और पल्स या हार्ट बीट जान करके। स्टेट ऑफ वेसल वॉल ये हम पता कर सकते हैं। द पल्स पैटर्न कैन बी क्लिनिकली सिग्निफिकेंट, द रेट इन बीट्स पर मिनट। ओके, तो हमें क्या नोट करना होता है, रेट इन बीट्स पर मिनट, कितनी बीट 1 मिनट में आती हैं वो हमें, फास्ट है, स्लो है, इरेगुलर है, क्योंकि उसकी रिदम भी जाननी ज़रूरी है। स्ट्रेंथ भी देखते हैं पल्स का, कि एब्सेंट है, बेयरली पल्पेबल है, इजीली पल्पेबल है। स्लो पल्स रेट को ब्रेडिकार्डिया कहेंगे, पहले कर चुके हैं बात इस बारे में। स्लो पल्स रेट ब्रेडिकार्डिया, ओके। फास्ट पल्स रेट टैकीकार्डिया। तो फीटस के अंदर जो नॉर्मल पल्स रेट होता है वो 150 to 185 पर मिनट होता है। बर्थ के टाइम पे बेबी की जो पल्स होती है वो 130 से 150 पर मिनट। 10 ईयर का बच्चा होता है तो 90 बीट पर मिनट, और प्यूबर्टी के बाद 72 बीट पर मिनट होती है। ब्लड प्रेशर के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।